Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So my name is Aman Singh and today we are going to cover Economic Survey 2024 and 2025. तो आई होप आप लोगों ने बजट को अच्छे से कवर कर लिया होगा, है ना। आपके लिए काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बजट बनाया गया था। इन दिस सिमिलर मैनर हम इकोनॉमिक सर्वे का ही वीडियो लाए हैं। अब इकोनॉमिक सर्वे आपका बहुत बड़ा होता है, आपको ही पता है, डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं। तो CAPF के लिए जितना भी रेलिवेंट कंटेंट था जो आपके पूछा जा सकता है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके एकदम कंसाइज करके आपको एक छोटी सी वीडियो इकोनॉमिक सर्वे का हमने ला दिया है। तो इसमें से भी आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो क्यूमुलेटिवली अगर आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे से देखो तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन या फिर ऑन दी हायर एंड 5 क्वेश्चन तक भी आपको इस बार के CAPF एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी मेहनत लग रही है वीडियोज़ में, तो आप लोग वीडियोज़ को अप्रिशिएट करो, है ना। तो चलिए इकोनॉमिक सर्वे से शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एकदम कंसाइज कर दिया हूँ मैं आपके लिए, और यहाँ पे वापस मैं आपको जहाँ पे जो स्टैटिक रिलेट कराना होगा वो रिलेट करा के और आपसे एक्टिव रिकॉलिंग करवा लूँगा। तो रेडी रहना, क्योंकि आप इस प्रिपरेशन के इस फेज़ में होगे कि आपके जो स्टैटिक होंगे वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आप जो भी मैं बताऊँगा उसको जाके रिवाइज कर लेना अपने एंड से, ठीक है। अदरवाइज CAPF निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो इकोनॉमिक सर्वे में आपका चैप्टर 1 आता है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी गेटिंग बैक इनटू द फास्ट लेन, ठीक है। तो वही बता रहा है कि जो आपका इकोनॉमी का है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। तो पता ही है कि कोविड के टाइम पे मोस्टली जो भी ग्लोबली जितनी भी कंट्रीज़ है उन सबका इकोनॉमिक डाउनफॉल हुआ था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अब चीज़ें रिकवर कर रही हैं। तो आपका जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, राइट, और उसके बाद फिर आपका सर्विस सेक्टर होता है। तो इन सब में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है ना। मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा कम देखने को मिला है, लेकिन एग्रीकल्चर, सर्विस, इन सब में तो अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिल चुका है। और सर्विस में भी देखो, सर्विस में ओवरऑल तो सर्विस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन जो मैं बता दिया था आपको कि जो आपके टचेबल सर्विस सेक्टर होते हैं, जैसे आपके हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जैसे होटल, टूरिज़्म, तो ये भी अभी उस पेस पे रिकवर नहीं कर पाया है आफ्टर कोविड। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि सर्विस सेक्टर में कौन से सेक्टर मतलब आपके अभी रिकवर नहीं कर पाया एज पर इकोनॉमिक सर्वे। तो वो आपके बोलते हैं ना नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट वाले जो सर्विस है जिसमें आपके होटल, टूरिज़्म, जिसमें भी आप फिजिकली उन सर्विस सेक्टर से जुड़े होते हो उसको हम कॉन्टैक्ट सर्विस सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो उनमें इंप्रूवमेंट आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। जो नॉन कॉन्टैक्ट वाले हैं जैसे IT सेक्टर, ये सब, तो इन सब में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अब देखो, दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट मेजर डिसरप्शन, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया एंड ट्रेंड्स इन पब्लिक फाइनेंस एंड मार्केट सिनेरियो, ठीक है। तो ये सारे आपके टॉपिक है जो ये चैप्टर आपके डिस्कस कर रहा है। तो सबसे पहले एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये कौन रिलीज करता है? आपके IMF रिलीज करता है ना। तो IMF हैज़ प्रोजेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एट 3.2% एंड 3.3% फॉर 2024 एंड 2025 रिस्पेक्टिवली। तो ये जो है आपका 3.2% 2024 के लिए था, एंड इससे बस 0.1% एक्स्ट्रा 3.3% 2025 के लिए एज पर IMF जो प्रोजेक्ट किया गया है ग्रोथ रेट। तो अब इसमें जो मज़ेदार बात ये है कि जो ग्रोथ इन एडवांस इकोनॉमी है वो कम है एज कंपैरिजन टू ग्रोथ इन इमर्जिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, बांग्लादेश। तो इस टाइप के जितने भी आपकी इमर्जिंग इकोनॉमीज है इनमें आपकी ग्रोथ रेट एज कंपैरिजन टू जो एडवांस इकोनॉमी है लाइक USA, चाइना, इन सब के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना, स्टेटमेंट बेस्ड डायरेक्ट फॉर्म करके पूछेंगे। तो आपके जो इकोनॉमिक सर्वे से इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो ऑब्जर्वेशन है ना। इकोनॉमिक सर्वे ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछेंगे, और एक दो आपके कीवर्ड्स भी रहेंगे, तो वो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखो। अब आपको ये देखने को क्यों मिल रहा है, वाई, ठीक है। क्वेश्चन इज, तो इट इज़ ड्यू टू बेस इफेक्ट। अब आपको पता होना चाहिए बेस इफेक्ट क्या होता है। तो देखो यार, इकोनॉमी में बेस इफेक्ट उसको बोलते हैं, जैसे मान के चलो कोई आपका साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, ठीक है। जैसे लाइक हम कोविड का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उस टाइम तो आप देख रहे थे कि ग्रोथ रेट माइनस में चली गई थी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ की। तो उसके बाद जब आपकी इकोनॉमी रिकवर करती है ना, तो एक ही बार जो परसेंटेज टर्म में जो ग्रोथ देखने को मिलता है ना, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि आपके नेगेटिव से कोई भी चीज़ थोड़ी भी इंप्रूव करेगी तो परसेंटेज टर्म में बहुत ज़्यादा वो दिखेगा ग्रोथ जो है आपका। तो उसी को हम बोलते हैं बेस इफेक्ट। तो ये भी जो आपको देखने को मिल रहा है, वाई ग्रोथ इन एडवांस इकोनॉमी इज़ लेस देन इमर्जिंग इकोनॉमीज, तो इट इज़ ओनली ड्यू टू बेस इफेक्ट। अब वैसे भी आप सोचो यहाँ पे कि अगर मान चलो कोई इकोनॉमी ऑलरेडी डेवलप हो गई है, ठीक है, उनकी जो इकोनॉमी ऑलरेडी स्टेबल है, तो उसमें फिर जो ग्रोथ होता है वो भी स्टेबल हो जाता है। और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में आपके क्या है कि डे बाई डे हम इम्प्रूव कर रहे हैं, डे बाई डे हम बढ़ रहे हैं, तो अभी हमारे पास ग्रोथ का बहुत स्कोप है, ठीक है। तो इसीलिए कंपैरिजन में देखते हैं परसेंटेज टर्म में, तो हमारी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की जो ग्रोथ होती है मोस्ट ऑफ द टाइम जो होती है वो आपके एडवांस इकोनॉमी से ज़्यादा होती है,
ठीक। फिर देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इसको हाईलाइट कर लेना, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। इस बार पूछा जा सकता है, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? सो इट इज़ एन इकोनॉमिक इंडिकेटर विच इज़ डिराइव्ड आफ्टर मंथली सर्वेज ऑफ डिफरेंट कंपनीज। तो हम डिफरेंट कंपनीज को लेते हैं, ठीक है, उसका सर्वे करते हैं और कई सारे कंपोनेंट के बेसिस पे हम परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स निकालते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? सो इट मेजर्स एक्टिविटी एट परचेजिंग और इनपुट स्टेट वर्सेस IIP कैप्चर आउटपुट, ठीक है। तो ये मेज़र करता है जो भी आपका परचेसिंग पावर और जो इनपुट स्टेज की जो एक्टिविटी है उसको मेज़र करता है, ठीक है। फिर इट शोज ट्रेंड इन बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। तो यही बताता है आपका कि जो डिफरेंट सेक्टर है कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, बट इट डज नॉट कैप्चर इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में पूछ देंगे। स्टेटमेंट में वो क्या दे देंगे? परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कैप्चर इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी एज वेल। तो यहाँ पे आप गलत कर देना, ठीक है, ये नॉट है, डज नॉट। तो यही सब चीज़ें देखो, आपको कीवर्ड्स होते हैं जो कि आप अगर पढ़ते हो अपने एंड से तो वो मिस आउट कर जाते हो आप। तो यहाँ पे हमने एक एक डिटेलिंग का ध्यान रखा, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप का फ्रेम कर सकता है यूपीएससी क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा देखना कि जो भी आउटलायर होते हैं, ठीक है, जो भी आपके एक्सेप्शन वाले पॉइंट होते हैं जो थोड़े से हट के होते हैं, वहीं से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो यहाँ पे ये सब तो ठीक है, इट शोज, इट मेजर्स एक्टिविटी, शोज ट्रेंड इन बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। लेकिन यहाँ पे जो की था वो था कि ये कैप्चर नहीं करता जो आपके इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी का है, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूट इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो PMI डेटा फॉर इंडिया रिलीज्ड बाय S&P ग्लोबल, अ मेजर फाइनेंस इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ये S&P ग्लोबल है, ये आपके USA की एक कॉरपोरेशन है जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड है। तो ये आपकी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स निकालती है, ठीक है। तो उसी को स्टडी करने के बाद ये रिपोर्ट आया कि जो आपके मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में ग्रोथ कैसा है, ठीक है। तो अब इसमें जो आपकी रैंकिंग होती है 0 to 100 होती है और इसी बेसिस पे आपको रैंक किया जाता है। तो सबसे पहले 0 to 50 अगर किसी कंट्री को पॉइंट मिल रहा है, सो इट इज़ इंडेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि इन बस एक्टिविटी। एंड 50 से अगर आपका 100 है तो मतलब वो एक्सपैंड कर रहा है, इट इंडिकेट एक्सपेंशन। तो समझ आया? तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स आप याद रखना कौन रिलीज करता है पहले तो S&P ग्लोबल। एंड सेकेंड थिंग जो पॉइंट वाला सिस्टम है 0 to 50 और 50 to 100। 0 to 50 में आपके कॉन्ट्रैक्शन इंडिकेट कर रहा है एंड 0 to 50 to 100 में आपके एक्सपेंशन इंडिकेट कर रहा है। फिर देखो, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024 एंड 2025 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI इज इक्विवेलेंट टू 50। तो मतलब जो ग्लोबल है आपका PMI वो इक्विवेलेंट टू 50 है, लेकिन जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग PMI है ये आपका 55 है। तो मतलब हमारा ग्लोबल से भी ज़्यादा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हालांकि अभी भी बहुत स्कोप है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ का, तभी तो आपकी गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम्स लाई। स्पेशली इस बार के बजट में तो आपके MSMEs पे स्पेशल फोकस किया गया। वो आपका एक 4 इंजन में से एक इंजन भी है। तो आप लोग सब बजट में पढ़ के आए हो, है ना। और बजट को यार अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बनाया हुआ था, आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया गया होगा, तो आप उसको रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। देन ग्लोबल सर्विसेज PMI इज ग्रेटर देन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI। तो दो चीज़ यहाँ से क्या की टेक अवे निकाला कि जो इंडिया का हमारा मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स से ज़्यादा है। सबसे पहले तो ये पॉइंट हो गया। एंड सेकेंड पॉइंट ये हो गया कि जो सर्विस PMI है वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI से ज़्यादा है, मतलब इट इज़ अराउंड 53 to 54। तो और ये होता भी ऑब्वियस सी बात है कि सर्विस सेक्टर का ग्रोथ जो होता है इन कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा होता है। इवन आप देखते हो कि जो हमारे इंडिया में आफ्टर 1991 LPG रिफॉर्म्स है ना, जो आपका सर्विस सेक्टर था वो उसने लीप लिया, मतलब बहुत एक ही बार बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला। लेकिन वहीं पे आप मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चरल सेक्टर देखोगे तो उतना मतलब जो आपका अप्रिसिएबल ग्रोथ नहीं रहा। फिर देखो आपका इन्फ्लेशन प्रेशर इज, तो ये क्या है आपका? ऑल इकोनॉमीज हैव बीन अ स्टेडी डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन रेट विच आर नाउ गेटिंग क्लोज टू सेंट्रल बैंक गोल लेवल। तो ये भी चीज़ आपको की टेक अवेज निकालना है। ऐसे आपको स्टेटमेंट में फ्रेम करके पूछ देंगे कि एज पर इकोनॉमिक सर्वे देयर इज स्टेडी इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका क्या है कि ग्लोबली जो आपका इन्फ्लेशन रेट है ना वो आपका कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आफ्टर कोविड अब मोस्ट ऑफ द जो इकोनॉमी है वो रिकवर हो चुकी है। और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन होती है, अनस्टेबिलिटी आती है, टैरिफ वॉर्स चलते हैं, तो इसकी वजह से आपके ऑब्वियस ही बात है इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। बट अभी थोड़ी सी सिचुएशन ठीक है, तो आपका जो ग्लोबल जो आपका इन्फ्लेशन है उसमें स्टेडी डिक्लाइन देखने को मिला है,
ये चीज़ समझ आ रहा है। हालांकि अभी अब तो फिर से शुरू हो गया आपके डिफरेंट जगह वॉर, है ना। ईरान इजराइल वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल ही रहा है, उसका और भी डिफरेंट आपके पार्ट ऑफ कंट्रीज़ में वॉर चल रहा है। तो इसका अब आपको अगली बार जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा ना, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा इसका जो रिपरकशन है। सो दिस इज द आउटकम ऑफ सप्लाई नेटवर्क्स एडजस्टिंग टू इंक्रीज इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड स्ट्रिक्टर मॉनेटरी पॉलिसी रिजीम्स वर्ल्ड वाइड। समझ आ रहा है, ये काफ़ी ईजी लैंग्वेज में है, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। फिर देखो, सक्सेस इन इन्फ्लेशन कंट्रोल, द कंसिक्वेंट ईजिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ लोअर बोरोइंग कॉस्ट बिगैन टू रिफ्लेक्ट इन डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री ऑफ सॉवरेन बॉन्ड यील्ड्स ऑफ एडवांस इकोनॉमी। तो इसमें वही बताया कि ये आपका सक्सेस इन इन्फ्लेशन कंट्रोल ये किस वजह से हुआ, आपके कंसिक्वेंट ईजिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से। तो आपको पता ही है कि इंटरेस्ट रेट पहले काफ़ी बढ़ा दिए गए थे, जो आपके सेंट्रल बैंक होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, तो उसको भी अभी कम किया गया है। उसके बाद ऑल्सो एक्सपेक्टेशन ऑफ लोअर बोरिंग कॉस्ट बिगेन टू रिफ्लेक्ट इन डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री ऑफ सॉवरेन बॉन्ड यील्ड्स ऑफ एडवांस इकोनॉमी। और जो आपका बॉन्ड यील्ड होता है, ये भी इसका भी डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये भी कम हो रहा है आपके जो एडवांस इकोनॉमी में। अब बॉन्ड यील्ड क्या होता है, ये आप रिलेट कर लेना अपनी इकोनॉमी से, क्योंकि यील्ड कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड यील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड रेट। ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओगे। फिर देखो, इंडिया रियल जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन। तो इंडिया के लिए क्या प्रोजेक्शन रहा है इकोनॉमिक सर्वे का, 6.5%, ठीक है। आईएमएफ ने भी लगभग इतना ही आपके प्रोजेक्शन दिया था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, इंडिया का जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन है ये, ठीक है। बाकी जो एक्चुअल क्या आने वाला है, तो ये तो आपके साल खत्म हो जाएगा। अभी तो हमारा एक ही क्वार्टर खत्म हुआ है, तो अभी 4 क्वार्टर होते हैं हर फाइनेंशियल ईयर में। तो जब सारे क्वार्टर खत्म हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद उसका एवरेज निकाल के हमें एग्जैक्ट फिगर पता लगेगा। फिर देखो जीडीपी। अब जीडीपी का आपको पता है, ये एक डिफरेंट मेथड होता है कैलकुलेशन का। इनकम मेथड होता है, आपका एक्सपेंडिचर मेथड होता है, ये वाला आपका एक्सपेंडिचर मेथड है, ठीक है। उसके बाद एक वैल्यू एडिशन मेथड होता है। तो ये वाला काफ़ी फेमस मेथड है आपका। तो ये वाला हालांकि हमने बजट में डिस्कस किया था। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम सबसे पहले कंजम्पशन देखते हैं हाउस होल्ड लेवल पे। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके बाद इसमें से इंपोर्ट आप हटा दोगे। फिर आपका इन्वेस्टमेंट देखते हो। इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपका, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट आपकी प्राइवेट कंपनी भी करती है और गवर्नमेंट कंपनी भी करती है, तो इसका हम कंबाइन लेते हैं। फिर उसका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देखते हैं। तो सो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और उसके बाद प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो इस बार इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला है कि जो आपका नेट एक्सपोर्ट है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो ये कैसे, तो मैं आपको थोड़ा सा इक्वेशन से करके समझाता हूँ। तो इस बार इससे भी क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा, लेकिन उससे पहले आप डेटा देख लो। तो कंजम्पशन का डेटा क्या है आपका, 61.8%, जिसका मेजर शेयर है, ठीक है। तो जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन का है जो आपका एक्सपेंडिचर है। उसके बाद देखो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये 30.1% है। तो आपको क्या परसेंटेज याद करना है, हाँ याद करना है, एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं करनी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इन सब में सबसे ज़्यादा किसका है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है, जो कि 61.8% है, विच हैज़ मेजर शेयर। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट का 30.1% एंड देन आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का 10.3%। तो ये सीक्वेंस पूछ लेंगे। सो परसेंटेज शेयर ऑफ नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। अब मैं जो बता रहा था आपको कि इस बार इकोनॉमिक सर्वे में आपके क्या बोला गया कि जो आपका, मैं लिख के बता देता आपको, जो आपका नेट एक्सपोर्ट है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू आपके फिस्कल डेफिसिट। कैसे, तो मैं आपको करके बताता हूँ। तो देखो, जब हम हाउस होल्ड कंजम्पशन लेवल पे देखते हैं, तो हम 3 चीज़ें क्या देखते हैं आपका, सबसे पहले तो कंजम्पशन देखते हैं, प्लस सेविंग, प्लस टैक्सेस। तो अब एक इंडिविजुअल के पास कितना पैसा आएगा, वो पूरा पैसा कैलकुलेट करने के लिए हम क्या क्या देखेंगे कि एक वो कितना खर्च कर रहा है, कितना सेव कर रहा है, और कितना उसने टैक्स के रूप में दे दिया। ये समझ आया। तो ये आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट ही तो होगा। ये जितना आपका जीडीपी है, इसके इक्विवेलेंट ही होगा। तो इसको आप इक्विवेलेंट कर लो, C + I + G + X - M। अब यहाँ से C कट गया। अच्छा, आपको पता है कि सेविंग इज इक्विवेलेंट टू इन्वेस्टमेंट। हालांकि ये पूरा इकोनॉमिक में पूरा एग्जैक्ट नहीं होता है, बट वी कंसिडर्ड कि जो हमारा सेविंग होता है वो कैपिटल फॉर्मेशन में ही लगेगा, क्योंकि जब सेविंग आपके कैपिटल फॉर्मेशन में लगता है, अगर आपका सेविंग से आपके कैपिटल आउटपुट निकल रहा है, तभी हम उसको इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं। तो इधर के लिए अभी के लिए हमें इन्वेस्टमेंट कंसिडर करके चलना है। तो ST आपका क्या हो गया, कट गया। अब बचा क्या आपका T, टैक्सेस, इधर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा आपका T - G
इज इक्वल टू एक्स माइनस एम। समझ आया? तो अब टी माइनस जी आपका क्या हो गया, तो गवर्नमेंट कितना एक्सपेंड कर रही है प्लस टैक्सेस लगा के गवर्नमेंट के पास कितना आ रहा है, तो इसी को तो हम फिस्कल डेफिसिट बोल रहे हैं ना, कि गवर्नमेंट का खर्चा और गवर्नमेंट का आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। मतलब आपका टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, उसी को तो आप फिस्कल डेफिसिट बोलते हो। तो अब हुआ ना यहाँ पे, फिस्कल डेफिसिट इज इक्विवेलेंट टू आपका जो नेट एक्सपोर्ट है। समझ आ रहा है ये रिलेशन? तो इस टाइप से भी आपके पूछ सकते हैं इस बार। अब आगे देखते हैं स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल सेक्टर। तो ये टॉपिक देख लो क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट। अब देखो यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट आ गया, तो करंट अकाउंट डेफिसिट से तुरंत आपको रिलेट होना चाहिए बीओपी। फिर उसके बाद करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना। अब करंट अकाउंट डेफिसिट में हमारा क्या क्या आता है, मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस, सर्विस ट्रेड बैलेंस एंड नेट प्राइवेट ट्रांसफर। तो इसका आपके वैल्यू दे रखा है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू $2 बिलियन, सो इट इज ऑलवेज इन डेफिसिट। सेकेंड थिंग आपका सर्विस ट्रेड बैलेंस में $2 बिलियन और $1 बिलियन, तो ये आपका क्या हो गया, ऑलवेज इन सरप्लस। तो ये 2 नहीं आपका, ये आपका -$2 बिलियन है, ठीक है। तो ये डिफिसिट आपका शो कर रहा है। बाई करंट अकाउंट डेफिसिट हम कैसे निकालते हैं कि जो भी आपके कंट्री से पैसा गया बाहर, ठीक है, और उसके बाद जो भी आपके कंट्री में पैसा आ रहा है, तो जो बाहर जा रहा है उसको हम नेगेटिव लेंगे और जो आ रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे। तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि हमारा इंपोर्ट क्योंकि ज़्यादा है तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम डेफिसिट में ही रहते हैं। तो इसमें जो मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस है ये हमेशा डेफिसिट में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, विच इज़ इक्विवेलेंट टू -$2 बिलियन। फिर जो आपका सर्विस ट्रेड बैलेंस है ये आपका, और नेट प्राइवेट ट्रांसफ़र ये आपका पॉजिटिव में है। तो ये पूछ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये डेटा से इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस ऑलवेज इन डेफिसिट रहता है बिकॉज इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज। और उसके बाद जो आपका सर्विस और नेट प्राइवेट रहता है ये हमेशा सरप्लस में रहता है, ठीक। फिर देखो फिस्कल डिसिप्लिन ऑफ द गवर्नमेंट। तो फिस्कल डिसिप्लिन हम कैसे देखते हैं गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट कैसे एक्सपेंडिचर कर रही है ना, गवर्नमेंट पैसा खर्च किस पे कर रही है, फ्री बीज में कर रही है या फिर आपके कैपिटल फॉर्मेशन में कर रही है। ये आपका कौन इंडिकेट करता है, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो अभी जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कितना है, अराउंड 3.2% ऑफ जीडीपी। तो आप पता ही है कि हमने देखा था ना, बजट में ट्रेंड देखा था कि जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है एब्सोल्यूट टर्म में पिछले 10 साल में वो स्टेडली इंक्रीज किया है, लेकिन परसेंटेज टर्म में आपका फ्लक्चुएटिंग था। तो ये भी सब आपको रिकॉल कर लेना है जो जो आपने बजट में पढ़ लिया है। तो हमारे ओवरऑल परसेंटेज ऑफ जीडीपी में अभी करेंटली कितना है, 3.2%। और अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर में देखते हैं तो उसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपका अराउंड 21.4% है। तो ये सब जो डेटा दे रखे हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर देखो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर अप्रॉक्सीमेटेड बाय द कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ % ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। तो ये जो है आपका हैज़ कंटिन्यूसली इम्प्रूव्ड सिंस 2021, ये मैं आपको बता दिया ऑलरेडी। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेके अभी 2024 तक 21.4% आ गया। सो दिस विल सपोर्ट आवर ग्रोथ जर्नी। ऑब्वियस सी बात है यार कि गवर्नमेंट अगर आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा करेगी तो क्या होता है, आपका क्राउडिंग इफेक्ट देखने को मिलता है ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, कनेक्टिविटी डेवलप करेगी, तभी तो आके बाहर की कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी इंडिया में, ठीक। तो ये सब आप स्टैटिक में ऑलरेडी पढ़ते हो। अब आगे देखो इन्फ्लेशन रेट। अब इन्फ्लेशन रेट में हमने क्या देखा है, हेडलाइन जो आपका इन्फ्लेशन है वो आपका अराउंड 4.9% है ना, विच इज़ विद इन लिमिट। तो जो आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन है ये आपका विद इन लिमिट है। अब यहाँ पे आपको रिलेट क्या करना है, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में डिफरेंस क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओगे, ठीक है, कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन। उसके बाद देखो बैंकिंग में स्टेबिलिटी इन द बैंकिंग इज अंडरस्कोर बाय डिक्लाइनिंग एसेट इम्पेयरमेंट्स, रॉबस्ट कैपिटल बफर्स एंड स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। तो आपको पता है कि बैंकिंग का हम कैसे निकालते हैं कि बैंकिंग का आपका कैसे परफॉर्म कर रहा है, बैंकिंग का आपका क्या है अभी पोजीशन, वेदर इट इज स्टेबल और नॉट। तो इसके लिए आपके डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंकिंग के पास कितना आपका डिक्लाइनिंग एसेट इम्पेयरमेंट्स है ना। तो मतलब जो सिंपल टर्म में आप देख सकते हो, आपके पास जो बैंक के पास जो एसेट है वो आपके यूजफुल है, कुछ आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं एनपीए, ठीक है। तो अगर एनपीए की संख्या ज़्यादा होती है तो वो बैंकिंग का जो हेल्थ होता है वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है। बैंकिंग के पास ज़्यादा आपके हेल्दी एसेट नहीं रहते हैं। उसके बाद रॉबस्ट कैपिटल बफर, तो आपने पढ़ा होगा बेसल नॉर्म में है ना, CRAR, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो ये आपके जिस कंपनी का ज़्यादा होगा वो आपके कंपनी के
अच्छे हेल्थ को इंडिकेट करता है। फिर स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, मतलब जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है, जो उसका परफॉर्मेंस है वो कैसे है। तो ये सब कुछ आपका इंडिकेटर है जिसके बेसिस पे हम बैंकिंग का स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आपके आरबीआई रिलीज करता है आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे, डायरेक्ट पूछेंगे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज रिलीज बाई, तो ये आपको पहले पता होना चाहिए आरबीआई। सेकेंड थिंग, एज पर दिस रिपोर्ट, क्या है रिपोर्ट का की टेक अवेज, तो वो देखो, ग्रॉस एनपी हैव डिक्लाइन टू 12 ईयर लो ऑफ 2.6% ऑफ ग्रॉस लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये चीज़ आपको समझ आ रहा है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ये अब धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। तो मतलब इट इज़ गुड फॉर आर इकोनॉमी। अगर बैंक में ज़्यादा ज़्यादा अगर आपके एनपीए डिक्लाइन होंगे तो वो आपके ऑब्वियस सी बात है बैंक के हेल्थ के लिए अच्छा होगा, है ना। तो अब इसमें हमें ये देखना है कि क्यों डिक्लाइन हो रहा है। ये तो आपका रिपोर्ट था की टेक अवेज, लेकिन आप खुद लॉजिक लगाओ कि आफ्टर आईबीसी 2016, जब से आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया 2016, तो जो आपका जो आपका रिजोल्यूशन प्रोसेस है ये काफ़ी स्ट्रांग हो गया। अब यहाँ पे आपको जाके ना स्टैटिक रिवाइज कर लेना आईबीसी 2016 में। यहाँ पे आपको नहीं पढ़ाने जा रहा क्योंकि ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का टॉपिक है, लेकिन आपको अपने एंड से रिवाइज कर लेना। इस बार बहुत हाई चांसेस है आईबीसी आपके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी रहा है, आपके बजट में भी इंडिकेट किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो आईबीसी का परफॉर्मेंस रहा है ये बहुत अच्छा रहा है। हालांकि उसमें कई सारे चैलेंजेस भी अभी निकल के आए हैं, तो वो चैलेंजेस भी आपको देख लेना है जब आप स्टैटिक रिलेट करोगे। तो सबसे पहले तो हमने स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बना दिया है ना, आईबीसी लाइक सरफेसी एक्ट आपके होता है, तो इसके वजह से जो आपका रिकवरी रेट हो गया ये ज़्यादा हो गया है, रिजोल्यूशन प्रोसेस जो हो गया ज़्यादा हो गया। तो जो आपके लोन्स होते हैं, जो आपके एसेट हैं, एनपीए के कैटेगरी से निकल के बाहर हो जाते हैं। उसके बाद रिट ऑफ वगैरह आप ये सब रिलेट करते ही हो, तो रिट ऑफ तो चलो एक बहुत इसको हेल्दी प्रैक्टिस नहीं मानेंगे। फिर बैड बैंक का कॉन्सेप्ट देखते हो, तो ये सब आपको रिलेट कर लेना है। जितने भी मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ इकोनॉमिक के टर्म है और आपके स्टैटिक के पार्ट हैं। सेकेंड थिंग जो है आपका ड्यू टू प्रोविजनिंग, ठीक है, तो ये भी टर्म मेंशन था आपके इकोनॉमिक सर्वे में। तो प्रोविजनिंग, आईबीसी 2016, ये सब के कारण ना जो आपका एनपीए है ये सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है, और जो कि अभी 12 ईयर लो पे है। तो 12 साल में सबसे कम अभी 2.6% पे है। इतना समझ आ रहा है। फिर आगे देखो, आपको रटना नहीं है, ऐसे समझना है। तो ये चीज़ आप हाईलाइट करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर जैसा कि मैंने बताया कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो, तो आपको पता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो, ये इंडिया में मोस्टली बैंक ने 16.7% मेंटेन कर रखा है। तो आरबीआई ने 16.7% ही लिमिट लगा रखा है, जो कि आपके एज पर बेसल नॉर्म ये ज़्यादा ही लिमिट है। बेसल नॉर्म में तो बोले थे कि आपके पूरे एसेट का 10% से लेकर 12% आपके बफर रहना चाहिए, लेकिन हम ऑलरेडी 16.7 मेंटेन करवा रहा है आपके आरबीआई। तो आपके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, आपका कैपिटल बफर क्या होता है, सब जाके रिलेट करना, बेसल नॉर्म को पढ़ लेना। ये सब आपके स्टैटिक का पार्ट है और आपसे पूछते हैं। तो मेरा काम है यहाँ पे आपको बताना कि आपको क्या क्या यहाँ से रिलेट करके चीज़ें पढ़ लेनी है, तो आपका बोलते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो अभी टाइम है, तो आप रिवाइज कर लेना इन जो भी मैं चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ। तो अभी हमारे पास जो CRAR में है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम ऑलरेडी लिमिट से ज़्यादा मेंटेन कर रहे हैं एज पर बेसल नॉर्म, ठीक। फिर देखो सेकेंड चैप्टर में हम क्या देखते हैं, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, द कार्ट एंड द हॉर्स। तो पता ही है मॉनेटरी और जो आपका फिस्कल है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए कार्ट और हॉर्स है। सो देखते हैं क्या क्या जो आपका रिपोर्ट में की टेक अवेज था सर्वे के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट 9 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 मीन्स अप्रैल टू दिसंबर 2024, MPC of RBI decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%। तो MPC क्या है आपका, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, ये भी पढ़ते हो। अब यहाँ पे आप मुझे कमेंट में टाइप करके बताना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपकी किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे सेटअप किया गया था। सेकंड थिंग, इसमें कितने मेंबर होते हैं। थर्ड थिंग, आपका इसका कितना मिनिमम मीटिंग होना चाहिए एक साल में। फोर्थ थिंग, क्या डिसाइड करती है ये। उसके बाद फिफ्थ थिंग, बाइंडिंग होती है या नहीं होती है। ये सब जो भी मैंने क्वेश्चन बोले इसको आपको एक्टिव रिकॉल करना, वीडियो पॉज करना, कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। मैं आपको बस इतना बेसिक बता दे रहा हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो ये आपके डिसाइड करती है कि इन्फ्लेशन को कितने लिमिट में रखना है, जो आपका रेपो रेट होगा वो क्या होगा, तो ये MPC डिसाइड करती है। तो आपके पहले 9 मंथ में तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसने डिसाइड किया था कि जो रेपो रेट है ये आपको 6.5% पे रखना है, लेकिन अंटिल अगस्त ये डिसाइड किया था। बट अंटिल अगस्त विड्रॉल ऑफ एकोमोडेटिव स्टांस, तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है आपका, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। और अगर विड्रॉल ऑफ एकोमोडेटिव स्टांस मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी क्या होता है आपका, बेसिकली अगर आपके रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है।
मतलब अगर आरबीआई या गवर्नमेंट चाहती है कि आपका मनी सर्कुलेशन जो है वो कम हो मार्केट में, और एकोमोडेटिव स्टांस का मतलब होता है एक्सपेंशनरी पॉलिसी, मतलब कि आपके आरबीआई जो रेपो रेट है इसको घटा दिया जाए। तो रेपो रेट ऑब्वियस ही बात है, रेपो रेट घटेगा तो आपके इसका जो इफेक्ट होता है ये ट्रांसमिट होता है आपके पूरे इकॉनमी में, और आपके इकॉनमी में जो इंटरेस्ट रेट वगैरह होता है कम हो जाता है और मनी सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ठीक, सारा स्टैटिक आप आता है को रिलेट कर लेना है। फिर देखो मनी मल्टीप्लायर हमारा कितना है, इस 5। तो 5 एक बहुत अच्छा नंबर है विच इज़ गुड। एंड डिपॉजिट ऑफ ₹1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान चलो आप ₹1 डिपॉजिट करते हो तो वो रिजल्ट करता है जनरेशन ऑफ ₹5। अब मनी मल्टीप्लायर का एक कॉन्सेप्ट यार स्टैटिक है, ठीक है, मैं चाहूँ तो बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, लेकिन अभी इस वीडियो में ये पर्पस नहीं है हमारा। लेकिन आप मनी मल्टीप्लायर से फॉर्मूला रिलेट कर लेना। फॉर्मूला क्या होता है आपका M3/MO, एंड सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है आपका 1 + CDR अपॉन में CDR + RDR। CDR RDR क्या होता है आपका कैश डिपॉजिट रेशियो, उसके बाद RDR क्या होता है आपका रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये सब आपको स्टैटिक में रिलेट कर लेना है, यहाँ पे मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा। बाकी M3/MO ये तो आपको पता ही है ना, मनी के टाइप्स है। M3 जो होता है आपका ब्रॉडर मनी होता है, MO जो होता है ये आपका जो RBI करेंसी प्रिंट करती है, इसका ही फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट, मैं आपको लेमन टर्म में बता रहा हूँ। तो इसको मॉनेटरी बेस के नाम से ही जानते हैं, मॉनेटरी बेस। ठीक, तो मनी मल्टीप्लायर सिंपल अगर टर्म में हम समझना चाहें तो मान के चलो हम डिपॉजिट तो कर रहे हैं ₹1, लेकिन उससे फिर ड्यू टू दैट फ्रैक्शनल बैंकिंग सिस्टम आरबीआई क्या करती है, ईज कर देती है नॉर्म, मतलब कि डिपॉजिट को हम जो डिपॉजिट करते हैं वही तो लेंड करती है बैंक मार्केट में, है ना। तो अगर मान के चलो आरबीआई सीआरआर बढ़ा देती है, एसआरआर बढ़ा देती है, तो बैंक क्या करती है, लेंड कम कर पाती है। लेकिन अगर मान चलो सीआरआर और एसएलआर का जो लिमिट है आरबीआई ने कम करके रखा है, तो इससे क्या होता है, बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लेंडिंग कर पाती है, और फिर उसी का जो आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके पीछे पूरा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको इतनी टेक्निकलिटी में नहीं जाना, बस आपको सिंपल मतलब समझना, नाम से पता लग रहा है मनी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब पैसे से पैसा बना रहे हैं, ₹1 से ₹5 बना रहे हैं, समझ आ रहा है। तो एज पर इकोनॉमिक सर्वे जो मनी मल्टीप्लायर है हमारा 5 है। बाकी जो मैंने फार्मूला बताया आप देख लेना, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। और बल्कि आप कमेंट में टाइप करके बता देना जिसको पता हो CDR और RDR, ठीक है। CDR और RDR आपका क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करके बताना जिसको पता है, और जिसको नहीं पता है वो कमेंट सेक्शन से पढ़ लेना या फिर जाके अपना स्टैटिक रिवाइज कर लेना। फिर देखो ग्रॉस NPAs ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक ऑन अ डिक्लाइनिंग ट्रेजेक्ट्री, तो ये हमने देख लिया है कि NPA जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का भी डिक्लाइन ट्रेजेक्ट्री शो कर रहा है, ड्यू टू आपने देख लिया प्रोविजनिंग और जो भी आपके स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की वजह से, एंड ऑल्सो इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो ये आपका की टेक अवेज है, ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हो कि जो NPAs है 7.3 से आपके 2.6% पे आ गया है, और जो आपका रिटर्न ऑन एसेट है ये आपका इंक्रीज हो रहा है। 2021 में 0.7 था और अभी 2024 में 1.4% है। तो ये सब ट्रेंड जरूर याद रख लेना, आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट फॉर्म में फ्रेम करके पूछ देंगे, तो ये सब आपको की टेक अवेज याद रखना है। फिर देखो RBI फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आपको याद रखना। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, RBI के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसने भी इंप्रूवमेंट शो किया है एज पर दिस रिपोर्ट। जो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना, ये भी आपका इंप्रूव होता है। अब इसमें इस रिपोर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लो क्या है, कि इस इंडेक्स का कोई बेस ईयर नहीं होता है। जैसे आप मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट में देखते हो कि एक बेस ईयर कंसिडर किया जाता है, इस रिपोर्ट में आपका बेस ईयर नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना और याद कर लेना। तो इस रिपोर्ट ने क्या बताया, देयर इज इम्प्रूवमेंट इन बैंकिंग सेक्टर फ्रॉम 53.9% 2021 में टू 64.2% 2024। दिस शोज कि जो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो आपका पॉपुलेशन है, इट इज़ फाइनेंशियली इंक्लूसिव आपको पता ही है कि समान सबका आपका इक्वल डेवलपमेंट हो इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस, मतलब सबको जो सेम बैंकिंग फैसिलिटी मिले, सबके लिए जो आपका सबको सेम सिमिलर इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, उसी को बोलते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब सबका डेवलपमेंट हो, ठीक है। जो भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी आपके वल्नरेबल सेक्शन है, सबके लिए जो फाइनेंस है वो इंक्लूसिव रहे, ठीक है। तो ये इम्प्रूव हो रहा है, मतलब हमारा जो पॉपुलेशन है इट बिकम्स फाइनेंशियली इंक्लूसिव। फिर उसके बाद RRB इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दिस इंपॉर्टेंट। तो RRB जो है आपका रीजनल रूरल बैंक, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो ये भी हाईलाइट कर लेना है, डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो RRB की वजह से आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन देखने को मिला है। तो RRB क्या होता है, आपका रीजनल रूरल बैंक, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो आपके एग्रीकल्चरल लोन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे आपको और एक चीज़ रिलेट कर लेना है कि जो प्रायोरिटी PSL होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, आप मुझे बल्कि कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता देना कि RRB का जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का लिमिट है वो क्या है, ठीक। और ऐसी जो डिफरेंट बैंक्स है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इन सब का PSL लिमिट क्या है,
और इसमें चेंजेस भी हुआ है अर्बन कोऑपरेटिव में, तो ये सब आपको ध्यान देना है ना, करंट अफेयर में भी इस बार रहा है। फिर देखो डेवलपमेंट इन पेंशन सेक्टर, तो एज पर IMF क्या है जो आपका रिपोर्ट में हाईलाइटेड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल एज 65 एंड अबव हैज सरपास द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 5 एंड यंगर। ठीक है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो अब धीरे धीरे बढ़ रही है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 65 साल से ऊपर लोग हैं, इन्होंने जो 5 साल के बच्चे से जो यंगर लोग हैं उनको सरपास कर दिया इनकी पॉपुलेशन। तो आप पता ही है कि जब ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो आपका पेंशन बर्डन है वो तो आएगा ही गवर्नमेंट पे, है ना। सो इट रिजल्ट्स इनटू ग्लोबली गवर्नमेंट पेंशन एक्सपेंडिचर विल राइज। तो ये चीज़ मैंने बता दिया आपको। फिर एवरेज जो है आपका वो क्या है 1% ऑफ GDP इन एडवांस इकॉनमी। तो जो एडवांस इकॉनमी है आपने 1% ऑफ GDP खर्च करती है पेंशन में, लेकिन जो आपकी इमर्जिंग इकॉनमीज है दे आर एक्सपेंडिंग अराउंड 2.5% ऑफ GDP बाई 2050। तो ये देख पा रहे हो कितना बड़ा गैप है। और सेकेंड थिंग आपने ये भी देखा कि हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें तो हम अराउंड 3% के स्पेंड कर रहे हैं और हम पेंशन देने में ही अकेले 2.5% ऑफ GDP लगा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो मतलब इस चीज़ को हमें कम करना होगा। अब कम कैसे करना है तो ये तो आपका अलग एनालिसिस पार्ट हो जाता है। अब चाहो तो यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते। और बाकी ओल्ड एज पॉपुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी एक आपका अच्छा प्रॉब्लम आ जाता है कि ओल्ड एज पॉपुलेशन की अगर संख्या बढ़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है इन इकोनॉमिक टर्म्स वो भी बढ़ जाएगा, है ना। फिर देखो गिफ्ट सिटी आपको पता है, ये भी अच्छे से देख लेना है। तो न्यूज़ क्या है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों ने अपनी ऑफिसेस ओपन कर लिए। एंड गिफ्ट सिटी इज़ रेगुलेटेड बाय IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंट्रल अथॉरिटी। तो ये बस इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये याद कर लेना। बाकी गिफ्ट सिटी के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। फिर देखो आगे चैप्टर 3 एक्सटर्नल सेक्टर गेटिंग FDI राइट। तो अब हम एक्सटर्नल सेक्टर देखेंगे, FDI रिलेटेड चीज़ें देखेंगे जो भी आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन आपको ध्यान में रखना होता है जब भी आप एक्सटर्नल सेक्टर की बात करते हो, क्योंकि जो भी आपके अभी ग्लोबली चल रहा है वो सारी चीज़ें इंपैक्ट करती है आपके इकोनॉमी पे। तो अभी जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन में क्या क्या है, डिसरप्शन इन रेड सी। आप देखिए कि काफ़ी सारे पायरेसी एक्टिविटी हुई आपके रेड सी में। जो आपके हौतीस थे यमन के, ठीक है, वो काफ़ी अटैक कर रहे थे जो आपके कमर्शियल शिप है, ट्रेडिंग शिप है, उन पे। तो ये सब आप ऑलरेडी अवेयर हो गए जियोपॉलिटिक्स से। सो इट बिगैन इन 2023 नवंबर। फिर कॉन्फ्लिक्ट्स इन हॉर्मुज स्ट्रेट। तो हॉर्मुज स्ट्रेट के पास भी आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे है ना। फिर क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है आपको, डे बाई डे आपके क्लाइमेट चेंज का सिचुएशन है और वर्स होते जा रहा है। देन ड्रॉट इन पनामा चैनल, देन राइज इन पॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी ऑफ ट्रेड, टैरिफ वॉर, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके वजह से जो आपका जियोपॉलिटिकल टेंशन है ना, और इसके वजह से जो आपके ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस बार बहुत हाई प्रोबेबिलिटी आपसे पूछेंगे और इस बार की इकोनॉमिक सर्वे में ये स्पेशली मेंशन था ये टर्म, नियर शोरिंग एंड फ्रेंड शोरिंग। अच्छे से देख लेना, डायरेक्ट पूछ लेंगे आपसे कि नियर शोरिंग एंड फ्रेंड शोरिंग इज ऑफन सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू, या फिर सिर्फ फ्रेंड शोरिंग से पूछ देंगे या फिर सिर्फ नियर शोरिंग से पूछ देंगे। तो देख लो क्या होता है। तो देखो नियर शोरिंग में हम क्या देखते हैं कि जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं किसी कंट्री के, वो कंट्री क्या करती है कि अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे शिफ्ट करती है। मतलब हम नेबर को प्रेफर देते हैं ना, जैसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जैसे हमारा है, तो हम अपने नेबर को बेनिफिट देंगे। अगर हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम एडवांस इकोनॉमी में सेटअप करें या नेबर में सेटअप करें, तो हम नेबर को चूज़ करेंगे। तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, नियर शोरिंग। सो शिफ्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स टू नियरिंग कंट्रीज सो दैट आवर कॉस्ट गोज डाउन। ऑब्वियसली बात है, कोई चीज़ अगर नेबरिंग में हम शिफ्ट करेंगे तो हमारा कॉस्ट तो डाउन होगा ही। अब फ्रेंड शोरिंग में क्या होता है कि इसके ऑपोजिट, मतलब हम नेबर को ना प्रेफर करके जो हमारे जिनके साथ अच्छा रिलेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा रशिया के साथ अच्छा रिलेशन है तो हम रशिया में वो चीज़ें शिफ्ट कर देंगे। और ये आपका UN वोट बेस पे भी होता है। सो स्ट्रेटेजी वेयर अ कंट्री सोर्स रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, इवन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम कंट्रीज दैट शेयर इट वैल्यूज। और जो फ्रेंड शोरिंग है इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू UN वोटिंग। तो ये भी आप याद रख लेना, है ना। तो बस इतना याद रख लोगे तो आप आराम से एलिमिनेट कर लोगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। फिर देखो टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी में क्या रहता है, जनरली इंक्लूडेड टू प्रमोट फ्री ट्रेड, इनकरेज इन्वेस्टमेंट, लोअर ट्रेडिंग कॉस्ट। तो ये एम होता है किसी भी टैरिफ पॉलिसी का। दैट्स वाई ना हम EFTA साइन करते हैं डिफरेंट कंट्री के साथ। फिर देखो कंट्रीज वर्ल्ड वाइड इस्टेब्लिशिंग वेरियस ट्रेड एग्रीमेंट्स ड्यू टू दैट ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट। सो दिस रिजल्ट्स इनटू नंबर ऑफ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट इन इफेक्ट हैज़ ग्रोन सब्सटैंशियली। तो ये चीज़ आपको पता है कि पहले 22 था 1990 में, अब टोटल नंबर 369 हो गया 2024 तक। सो ओवरऑल टैरिफ रेट्स डिक्रीज, है ना।
लेकिन अभी जब से ट्रम्प आए हैं तो ये टैरिफ इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो फिर से वापस से आपको टैरिफ देखने को मिल सकता है ज़्यादा अलग अलग कंट्री पे। फिर देखो नॉन टैरिफ मेजर, तो नॉन टैरिफ मेजर में क्या ट्रेंड आपको देखने को मिला है, डिक्लाइनिंग इन टैरिफ ग्लोबली हैज़ बीन अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो टैरिफ तो डायरेक्टली कम कर रहे हैं, लेकिन जो नॉन टैरिफ मेजर है वो इंक्रीज हो रहा है। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको नॉन टैरिफ बैरियर को, जब हम देखेंगे CBAM। तो पहले नीचे पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको नॉन टैरिफ बैरियर के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें देखो जो ये है सीक्वेंस है, ये आपको याद रखना है, पहले के 4 याद करना है। तो नॉन टैरिफ मेजर बेसिकली होता है कि टैरिफ तो होता है कि आप डायरेक्ट लगा रहे हो किसी कंट्री पे टैरिफ, किसी कंट्री के इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे, तो वो आपके कंट्री में फिर कॉस्टली बिकेगा। नॉन टैरिफ मेजर होता है कि आप डिफरेंट तरीके से, मतलब डायरेक्ट ना लगा के आप इनडायरेक्ट तरीके से उस कंट्री का प्रोडक्ट को महंगा करा रहे हो। मतलब आप चाहते हो कि उस कंट्री का जो प्रोडक्ट है हमारे कंट्री में ना बिके, अपने लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसमें जैसे होता है टेक्निकल बैरियर ट्रेड, फिर एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स, प्राइस कंट्रोल मेजर्स और एंड सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी मेजर्स। तो देखते ही होंगे कि जैसे इंडिया के वेजिटेबल्स होते हैं तो इन पे बहुत टैरिफ नहीं लगता है, लेकिन इन पे क्या लग जाता है आपका सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी मेजर्स। मतलब अगर ये किसी यूरोपियन नेशन में जा रही है तो यूरोपियन नेशन का कहना होता है कि हमारे यहाँ सैनिटरी मेजर्स को फॉलो नहीं किया जाता है वेजिटेबल फ्रूट्स उगाते वक्त, तो इसीलिए वो आपके नॉन टैरिफ मेजर्स लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं अलग अलग तरीके का। तो जब आप WTO पढ़ते हो, WTO रूल्स, तो उसमें ये आपका सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी मेजर्स गिवन है, ठीक है। फिर बहुत सारी कंट्री टेक्निकल बैरियर लगा देती है कि ये टेक्निकली एफिशिएंट नहीं है। बहुत सारी कंट्री क्लाइमेट बैरियर लगा देगी, है ना। जैसे अभी दिखाऊंगा मैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये दोगलापन जो EU का है, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये सीक्वेंस याद कर लेना। सबसे ज़्यादा आपका क्या है, टेक्निकल बैरियर लगाया जा रहा है, फिर आपका एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर लगाया जा रहा है, फिर प्राइस कंट्रोल मेजर, फिर सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी मेजर। सीक्वेंस याद रख लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अ रिपोर्ट बाय UNCTAD एंड UN-ISCAP शोज एविडेंस ऑफ इंक्रीज यूज ऑफ नॉन टैरिफ मेजर बाय कंट्रीज टू अडॉप्ट एंड मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। तो ज़्यादातर आपके जो तो एज पर जो रिपोर्ट रिलीज करती है UNCTAD एंड UN-ISCAP, इन्होंने क्या बताया कि नॉन टैरिफ मेजर अब इंक्रीज हो रहा है टू अडॉप्ट एंड मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। तो ये तो बहाना है क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट और मिटिगेट करने वाला, ठीक है। तो जियो पॉलिटिक्स भैया बहुत पेचीदा चीज़ होता है, इतना इजीली समझ नहीं आता है। सो ऑल्दो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टू नॉन टैरिफ मेजर्स अकाउंट ओनली फॉर 2.6%, दे आर कंसंट्रेटेड इन सम ऑफ लार्जेस्ट एंड मोस्ट CO2 इंटेंसिव ट्रेड सेक्टर, जैसे एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्री। तो इसमें यही बता रहा है कि जो आपका क्लाइमेट चेंज रिलेटेड नॉन टैरिफ मेजर्स है ये 2.6% ही है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये ज़्यादातर कंसंट्रेटेड कहाँ पे है, जो आपके कार्बन इंटेंसिव सेक्टर, मतलब जिस सेक्टर में आपके ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है तो आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इन सब में कंसंट्रेटेड ये नॉन टैरिफ मेजर, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाया जा रहा है। सो एज अ रिजल्ट 26.4% ऑफ ग्लोबल ट्रेड विच इज इक्विवेलेंट टू $6.5 ट्रिलियन इज कवर्ड बाय क्लाइमेट चेंज नॉन टैरिफ मेजर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना, ठीक है। अराउंड 26% ग्लोबल ट्रेड जो है ये आपके क्लाइमेट चेंज नॉन टैरिफ मेजर में कवर्ड हो जा रहा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है आपका CBAM बाई U। अब मैं बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है आपके पूछ सकते हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, देखो यूरोपियन यूनियन का क्या मानना है, जैसे जब ये डेवलप कर रहे थे तब तो इन्होंने दबा के कार्बन एमिशन कर दिया। अब ये डेवलप हो गए तो अब इनको एकदम से बोलते हैं ना, इनका आत्मा जाग गया है, ये बोलते हैं कि नहीं भैया हमें कार्बन एमिशन कम करना है। खासकर जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनको बोल रही हैं कि आप अपने कार्बन एमिशन को कम करो। अरे भैया हम अभी डेवलपिंग फेज में हैं, तो हमारा तो होगा ना, हम इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप करेंगे अपने कंट्री के ग्रोथ के लिए, तो हमारे यहाँ तो कार्बन एमिशन होगा। तो आपने तो कर लिया, अब आप ज्ञान दे रहे हो बैठ के। तो अब इनका ये कहना है कि जितनी भी कंट्रीज है उनको कार्बन एमिशन कम करना चाहिए। अब उससे रिलेटेड उसको वो रेगुलेट करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट टैक्स लगा रहे हैं। तो जो CBAM है इसमें क्या ये करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मान के चलो मर्चेंडाइज इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अब तो ऐसे समझो कि मान के चलो आपके कोई भी यूरोपियन नेशन में कोई आपके मर्चेंडाइज सेक्टर है, कोई टेक्सटाइल सेक्टर है, ठीक है, कोई भी क्लोथिंग सेक्टर ले लो, ठीक है। तो इसमें मान के चलो पर्टिकुलर कंट्री काफ़ी टैक्स लगा दी उसके पूरे प्रोसेस पे, तो वो कंट्रीज़ क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल ऐसी कंट्री से मंगाते हैं जहाँ से चीप रॉ मटेरियल मिलता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई यूरोपियन नेशन इंडिया से कोई रॉ मटेरियल ला रही है। अब क्या किए, इसको टैकल करने के लिए जो यूरोपियन नेशन थे इन्होंने क्या किया कि CBAM लगा दिया कि अगर कोई कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है, आपके कोई भी रॉ मटेरियल आ रहा है, तो हम ये देखेंगे कि वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए कितना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया गया है, और उसको कैलकुलेट करके उसके बेसिस पे हम उस पर भी
टैक्स लगाएंगे, जिसको हम बोल रहे हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। एडजस्ट करेंगे जो हम एज पर प्रोडक्ट में अगर बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया गया होगा तो उस पर इतना टैक्स लगा देंगे कि अगर मान के चलो कोई कंपनी उसको इंपोर्ट कर रही है, कोई यूरोपियन कंपनी फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर प्रोडक्ट, तो उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट ही है वो एकदम बोलते हैं ना शूट कर जाए, तो ऑब्वियस ही बात है वो फिर क्यों खरीदेगी। वो उसका खरीदने का पर्पस यही था इंडिया से कि इंडिया में आपके रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, लेकिन अब मान चलो इस पर CBAM के थ्रू बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए तो अब खरीदने का पर्पस ही क्या रह गया। तो समझ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो कंपनीज है उसको ये डिग्रेड करने की कोशिश है। तो इसी को बोलते हैं दोगलापन, कि अपने डेवलप कर लिए लेकिन अब इनको ज्ञान आ गया कि हमें कार्बन एमिशन कम करना चाहिए, और हमारे जो प्रोडक्ट्स पे ये चाहते नहीं है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स है, जो हमारा मार्केट है, इन यूरोपियन मार्केट में एंटर करे। तो ये डिफरेंट ऐसे डायरेक्ट टैक्स लगाते हैं। तो ये चीज़ समझा, मैं बहुत बेसिक में आपको कॉन्टेक्स्ट समझा दिया हूँ। आपको डिटेल में जानना होगा तो आप स्टैटिक पार्ट रिलेट कर लेना। फिर देखो BOP, तो BOP आपका क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। तो इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट अभी क्या है, 1.2% ऑफ GDP है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा याद कर लेना। रीज़न क्या है, मर्चेंटाइल ट्रेड डेफिसिट। तो आपको मर्चेंटाइल सेक्टर में ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला, हम ऊपर भी देख के आ रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। फिर देखो प्राइवेट ट्रांसफर्स आर मेनली ड्रिवन बाय रेमिटेंसेस बाय इंडियन एम्प्लॉयड ओवरसीज। तो जो प्राइवेट ट्रांसफर होता है इसमें जो सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका होता है, रेमिटेंसेस का होता है। तो आपको पता है कि इंडिया आपका लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ पर रेमिटेंसेस रिसीव करता है। तो इंडियन वर्कर्स मतलब ग्लोब में बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस का फ्लो होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना। फिर देखो कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट। तो कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट सर्विंग एज प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर फाइनेंसिंग करंट अकाउंट डेफिसिट एंड स्ट्रेंथनिंग फॉरेक्स रिजर्व। तो ये चीज़ आपको पता है। देन ओवर द ईयर्स इंडिया हैज जनरली रिकॉर्डेड सरप्लसेस इन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमारे कैपिटल अकाउंट में भी बढ़ोतरी हुई है। तो FDI सेक्टर देखो, FDI सेक्टर में भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन जो अगर आप नेट FDI देखोगे तो ये हमारा डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे। क्यों? ड्यू टू रिपैट्रिएशन। मतलब ऐसे तो हमारा FDI बढ़ रहा है, कंपनियां आ रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन जब IPO होता है ना, जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, उसमें क्या करती हैं वो कंपनियां वापस से शेयर बेच देती हैं। तो उसको हम बोलते हैं रिपैट्रिएशन। तो रिपैट्रिएशन की वजह से जो नेट FDI है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। लेकिन ऐसे ओवरऑल FDI पूछेंगे तो वो आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो देखो सबसे ज़्यादा आपके कहाँ पे देखने को मिला है FDI, सर्विस सेक्टर लाइक फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, फिर उसके बाद कंप्यूटर एंड सर्विसेज, हार्डवेयर, फिर आपका ट्रेडिंग। वो आगे के 3 याद कर लेना, 3 या 4 आपका काम हो जाएगा। और फिर आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी 4th नंबर, फिर सीमेंट एंड जिप्सम प्रोडक्ट, एंड फिर उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड लास्ट में आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी। तो ये सीक्वेंस याद रखना, पहले के 3 सर्विस, कंप्यूटर सर्विस एंड हार्डवेयर एंड ट्रेडिंग। ठीक है, फिर देखो FDI कंट्री वाइज। तो हमारा सबसे ज़्यादा FDI का सोर्स क्या है, सिंगापुर, हम पढ़ते आ रहे हैं करंट अफेयर में। सेकंड जो है आपका मॉरिशियस, और उसके बाद है आपका USA। तो ये 3 आपके आगे की याद रखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं करंट अफेयर में भी बार बार रिट्रेट कर चुका हूँ इस चीज़ को कि इस बार मॉरिशियस के साथ रिलेशन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, USA के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब के रिलेशन भी पढ़ लेना। बाकी करंट अफेयर में मैंने बहुत चीज़ें कवर करा दी आप लोगों को। तो सिंगापुर हमारा लार्जेस्ट FDI सोर्स है, सेकंड नंबर पे मॉरिशियस, थर्ड नंबर पे USA। फिर देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हमारा सबसे ज़्यादा किसका होता है, आपका सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, फॉरेन करेंसी एसेट का, मतलब डॉलर वगैरह जो है ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे गोल्ड है, देन उसके बाद आपका स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, एंड उसके बाद आपका RTP है। तो ये सब आप पढ़ते हो। FCA में भी सबसे ज़्यादा डॉलर है आपका। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉलर ही हमारे, हम और भी जो डिफरेंट कंट्री की करेंसी है, खासकर जो स्ट्रॉन्ग करेंसी है वो भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में प्रेजेंट रहते हैं। सेकंड नंबर पे गोल्ड। तो ऐसे स्टेटमेंट करके पूछ देंगे कि इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व द लार्जेस्ट शेयर ऑफ एसेट इज गोल्ड, या गोल्ड कंप्राइजेज द लार्जेस्ट शेयर। तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या है आपका, फॉरेन करेंसी एसेट्स। फिर एज ऑफ 2024 इंडिया रैंक्स 4th विद रिस्पेक्ट टू होल्डिंग फॉरेक्स रिजर्व। तो हमारा नंबर 4th है ना। हमारा फॉरेक्स रिजर्व अभी भी इतना है कि हम 11 साल तक इंपोर्ट कवर को मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब हमने बजट में देख लिया था। तो सबसे पहले पे क्या है आपका, चाइना, सेकंड पे जापान, थर्ड पे स्विट्जरलैंड, 4th पे इंडिया। अब आपको यहाँ पे सोचने पे आप मजबूर हो जाओगे कि यार USA और रशिया कहाँ पे, लिस्ट में ही नहीं है यहाँ पे। तो देखो सिंपल सी बात है यार कि USA को क्या ज़रूरत है फॉरेक्स रिजर्व की, वो तो खुद डॉलर प्रिंट कर रहा है। अब हमारे देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हमारे सबसे ज़्यादा क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट है, उसमें भी क्या है, सबसे ज़्यादा डॉलर है। तो क्योंकि वो डॉलर USA का ही करेंसी है, तो
कोई करेंसी अपने खुद क्यों स्टोर करके रखेगा, जब चाहे मन तब प्रिंट कर सकता है यूएसए। तो इसीलिए आपको फॉरेक्स रिजर्व यूएसए में कम देखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसए हमसे फॉरेक्स रिजर्व कम है तो यूएसए के पास कम हमसे इंपोर्ट कवर है। अरे भैया वही प्रिंट कर रहे हैं, उन्हीं का करेंसी है, तो जब चाहे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आरबीआई जब चाहे करेंसी प्रिंट कर सकता है ना, जो रुपी होता है आपका इंडियन करेंसी, वैसे यूएसए जब चाहे वो प्रिंट कर सकता है। हमें रखने की ज़रूरत पड़ती है रिजर्व में, क्योंकि आपको पता है कि जो ग्लोबल ट्रेड होता है वो ज़्यादातर डॉलर में होता है, तो इसलिए हमें स्टोर करके रखना पड़ता है। और रशिया का भी सिमिलर केस है, तो ये चीज़ याद रखना। जो ये नेगेटिव लिस्ट है, यूएसए और रशिया इस लिस्ट में नहीं है। सबसे पहले आपका चाइना है, फिर जापान है, फिर तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है, और इंडिया का क्या है, चौथा नंबर है। डायरेक्ट पूछेंगे आपसे क्वेश्चन, आपको याद होना चाहिए। फिर देखो एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट में आप पढ़ते हो नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट, ये सब आपको स्टार्टिंग रिलेट कर लेना है ना। सो एक्सचेंज रेट में क्या क्या देख रहे हैं हम, वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी इज मार्केट डिटरमाइंड विथ नो टारगेट और स्पेसिफिक लेवल और बैंड। तो जो आपकी रुपये की वैल्यू देखते हो इन कंपैरिजन टू अदर फॉरेन करेंसी, जैसे अभी डॉलर का इक्विवेलेंट अभी कितने रुपये है, अराउंड आई थिंक 80 है। आप कमेंट सेक्शन में सही टाइप करके बता देना, है ना। तो आप देखने को मिल रहा होगा कि अब धीरे धीरे अभी हमारी रुपी वीक हो रही है, लेकिन ये आपका सिर्फ रुपी वीक नहीं हो रही है, ये आपके बल्कि जितने भी ग्लोबल करेंसी है ये सारी वीक हो रही हैं। तो अगर इंडिया का देखा जाए तो इंडिया कम ही मतलब इन्फ्लुएंस हुआ है, तो इंडिया का भी वीक हुआ है, बट एज कम्पेयर टू जो ग्लोबल करेंसी, अदर ग्लोबल कंट्री के जो ग्लोबल करेंसी है उससे कंपैरिजन में इंडिया कम इन्फ्लुएंस हुआ है डॉलर से, ठीक है। इंडिया की वैल्यू कम हुई है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। सो वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज़ मार्केट डिटरमाइंड, और ऑब्वियसली बात है आरबीआई वगैरह ज़्यादा कंट्रोल नहीं करती है। आरबीआई बस बीच बीच में इंटरफेयर करती है, जब एकदम से आपके गिरने लगा रुपये का वैल्यू या एकदम से आपका रुपया अप्रिशिएट कर गया तब आरबीआई इंटरवीन करती है, अदरवाइज आरबीआई आपके इंटरवीन नहीं करती है। ये आपके टोटली पूरा प्योर मार्केट डिपेंडेंट रहता है। सो इट इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस डोमेस्टिक एंड ग्लोबल प्रैक्टिसेस इन फर्स्ट 9 months ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 रुपीज़ depreciated with 2.9%, बट इट इज़ स्टिल बेटर दैन मेनी अदर कंपनीज डेप्रिसिएशन। लाइक कैनेडियन डॉलर आपके 5.4% से डेप्रिशिएट किया, साउथ कोरियन आपके वॉन जो है 8.2% से डिक्लाइन किया, जो ब्राज़ीलियन आपके रीड है वो आपके 17.4% से डिक्लाइन किया। समझ आ रहा है। तो कंपैरिजन टू अदर कंट्री हमारा फिर भी ठीक परफॉर्मेंस रहा है, 2.9% ही रहा है। इसका प्राइमरी फैक्टर क्या है बिहाइंड दिस, ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूएस डॉलर अमिड्स द जियोपॉलिटिकल टेंशन इन मिडिल ईस्ट एंड अनसर्टेनिटी अराउंड यूएस इलेक्शन। तो ये आपका क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का है, तो यूएस इलेक्शन की बात की गई। अब तो चुन के आ गए हैं ट्रम्प भैया। तो यूएस डॉलर आपका वैसे भी स्ट्रांग हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है ड्यू टू दैट जियोपॉलिटिकल टेंशन और यूएस इलेक्शन। तो बस उसी का इम्पैक्ट हमें अपनी करेंसी में देखने को मिला है, अपनी करेंसी के डिप्रिसिएशन में, है ना। फिर देखो एक्सटर्नल डेप्ट पोजीशन क्या है हमारा, तो हमारा जो एक्सटर्नल डेप्ट है इट इज़ अराउंड 18 to 19% ऑफ जीडीपी, और इसमें भी जो आपका इंटरनल डेप्ट है वो ज़्यादा है एक्सटर्नल डेप्ट से। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट में वही चीज़ें मैंने इंक्लूड की है जो कि आपके एग्जाम में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है पूछने की। नहीं तो आप खुद से इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने बैठोगे तो आराम से 2-3 दिन लग जाएगा। फिर देखो चैप्टर 6 इन्वेस्टमेंट एंड कीपिंग इट गोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, कैपेक्स एज परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन कितना है, वो 21.4%, ये भी हमने देख लिया, है ना। ओवरऑल परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है आपका अराउंड 3% है। सो कैपेक्स एज परसेंट ऑफ जीडीपी अराउंड 3.2%, ये ध्यान रखना। और ये आपका क्या है, कंटिन्यूसली इंक्रीज किया है, 2.1 से 2.5, 2.5 से 2.7 और 2.7 से 3.2। अब अगर एब्सोल्यूट टर्म में पूछे तो लास्ट 10 ईयर में तो इंक्रीज किया है, लेकिन अगर जीडीपी के टर्म में पूछे लास्ट 10 ईयर में तो वो आपका फ्लक्चुएटिंग रहा है। लेकिन अगर सिर्फ 4 या 5 ईयर पूछे तो वो आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिला है। फिर देखो जल जीवन मिशन हमने देख लिया ऑलरेडी, बजट में भी देखा था। अब इसमें जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है कि जल जीवन मिशन में कौन सी स्टेट है जो कि फुली कवर्ड हो गई है, और जल जीवन मिशन का एम क्या था, एक्सेस टू सेफ पाइप ड्रिंकिंग वाटर। तो ये स्टेट का नाम याद कर लेना, डायरेक्ट पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव कंप्लीटली अचीव्ड या हैव अचीव्ड फुल कवरेज अंडर जल जीवन मिशन। तो इसमें याद कर लो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना एंड मिजोरम। तो ये 8 स्टेट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब जैसे आप चाहो ट्रिक बना के याद कर लो, कुछ भी कर लो, ये आपको याद करना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना, मिजोरम। उसके बाद देखो चैप्टर 4 प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन
अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स। तो ग्लोबल सिनेरियो आपका क्या है? डिस्पाइट शार्प एंड सिंक्रोनाइज्ड टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अक्रॉस कंट्रीज, द ग्लोबल इकोनॉमी हैज डेमोन्स्ट्रेटेड एन अनयूजुअल लेवल ऑफ रेजिलियंस इन आउटपुट ग्रोथ थ्रू आउट दिस इन्फ्लेशनरी प्रोसेस विच इज रिफ्लेक्टेड इन ग्लोबल डिक्लाइन इन हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो इसमें यही बता रहा है कि ग्लोबल सिनेरियो क्या है कि इतने सारे आपके टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के बावजूद भी, आपको पता ही है कि जो आपकी ग्लोबल खासकर जो एडवांस इकोनॉमी थी उन्होंने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कर दी थी, मतलब जो इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ा दिया था। तो इतने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के बावजूद भी जो आपकी ग्लोबल इकोनॉमी है उसने रिजिलियंट शो किया है, ठीक है। मतलब जो इन्फ्लेशन है ये आपको कम देखने को मिला है। ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है आपका? ग्लोबल डिक्लाइन इन हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो अभी हम ऊपर देख के आ रहे हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन आपका क्या हुआ है? कम हुआ है। तो दिस शो रेजिलियंस ऑफ आउटपुट ग्रोथ थ्रू आउट दिस इन्फ्लेशनरी प्रोसेस। तो ये भी देख सकते हो आप 6.3% से 3.9% है, 3.9% से 2.3% है। समझ आ रहा है? फिर देखो ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन ईजर विद डाइवर्जेंस इन फ्यू इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो जो ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन है ये तो कम हुआ है, लेकिन इंडिया का देखा जाए तो ये अभी ज़्यादा है। तो देखो डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है ग्लोबल के टर्म में, ड्यू टू ग्लोबल सप्लाई चेन, सॉलिड हार्वेस्ट, फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशन। तो इन सब कंडीशन की वजह से जो आपका ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन कम हुआ है। अब इन्फ्लेशन कब बढ़ता है, कब घटता है? ऑब्वियस बात है, डिमांड और सप्लाई। तो अगर मान के चलो आपका सप्लाई ज़्यादा है तो आपका इन्फ्लेशन क्या होगा? आपके कम हो जाएगा, है ना। अगर आपका सप्लाई कम होता है, किसी चीज़ का शॉर्टेज होता है, तब आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन में ये आपके दो टाइप के होते हैं, हालांकि बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन मेन डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये सब आपको रिलेट कर लेना है ना। हेडलाइन, गैलोपिंग, स्टैगफ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन, ये सब जितने भी मैं इन्फ्लेशन के टाइप बता रहा हूँ ये सब आप पढ़ लेना। लेकिन इंडिया में अगर हम फूड इन्फ्लेशन देखें तो ये राइज कर रहा है। तो जैसे इंडिया, चाइना, ब्राजील, यहाँ पे आपके फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेंगे आपको स्टेटमेंट फॉर्म करके। तो ग्लोबली अगर बात किया जाए तो फूड इन्फ्लेशन कम हो रहा है, और इंडिया में ये 3 कंट्री, इंडिया, चाइना, ब्राजील में हमें फूड इन्फ्लेशन देखने को मिला है। फिर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन देखो, रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन विच इज़ 5.4% इन फाइनेंशियल ईयर 2024 और अभी 4.9% है अप्रैल दिसंबर में फाइनेंशियल ईयर 2025 में। समझ आया? तो ये ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है, और फाइनेंशियल ईयर 2025 में अभी ये अप्रैल से दिसंबर तक की बात कर रहा है, ठीक है, 4.9%। हालांकि अब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, तो एग्जैक्ट डेटा आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली बढ़ा है या घटा है, ठीक। टिल दिसंबर तक घटा है। फिर देखो चैप्टर 5 क्या है आपका? मीडियम टर्म आउटलुक, डीरेगुलेशन ड्राइव्स ग्रोथ। तो ड्यू टू दैट जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, इकोनॉमिक सर्विस डिफाइंस इट एज अ पॉलिसी ड्रिवन रिवर्सल ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफन गाइडेड बाय द स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन। तो जो भी ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपकी कंट्रीज की सेंट्रल बैंक है वो पॉलिसीज बनाती है रिलेटेड टू इकोनॉमी, तो वो सब डिपेंड करता है कि आपका जो ग्लोबली इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, डोमेस्टिक में कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें। सो दिस प्रोसेस इनकम्पासेस डिफरेंट चैनल्स इंक्लूडिंग ट्रेड, कैपिटल एंड माइग्रेशन फ्लो। तो ये सारे फैक्टर को कंसीडर करती है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल फ्रेंड शोरिंग ऊपर हम देख के आ रहे हैं, नियर शोरिंग देख के आ रहे हैं, रीशोरिंग एंड ऑफ शोरिंग, ये सब आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, जो आपकी फिजिकल पॉलिसी होगी वो क्या होगी। सो वी नीड टू इन्वेस्ट इन आवर सेल्फ। तो ऑब्वियस ही बात है कि हम अब, क्योंकि आपको पता ही है कि ग्लोबली आपके कई जगह वॉर चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल आपके टेंशन्स चल रहे हैं, तो इसीलिए ना अब टाइम आ गया कि हम अपने खुद के जो हमारे खुद के इंडिजिनस सेक्टर है उसको डेवलप करें, खासकर एमएसएमई को डेवलप करें, क्योंकि एमएसएमई में बहुत पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। ये हमने बजट में ही देखा था। सो वी नीड टू इन्वेस्ट इन आवर सेल्फ, एमएसएमईज मोस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये चीज़ हमने ऑलरेडी बजट में ही देख लिया था। और इस बार के बजट में स्पेशली एक इंजन आपके एमएसएमई भी है। बाकी यहाँ पे रिलेट कर लेना, बजट में एमएसएमई का क्राइटेरिया चेंज किया गया है, रिवाइज, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन आपके फ्रेम कर सकते हैं। तो ये सब मैंने आपको बजट में तरीका बता दिया था कैसे याद करना है, तो ये सब यहाँ पे एक्टिव रिकॉलिंग कर लेना, ठीक। फिर इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025 गिव वन मॉडल टू फोकस ऑन स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज एंड माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है। जैसे मित्तल स्टैंड मॉडल पूछ लेंगे डायरेक्ट। तो मित्तल स्टैंड मॉडल किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? जर्मनी के द्वारा यूज़ किया जाता है। ये काइंड ऑफ कह सकते हो कि आइडियल मॉडल है, ठीक है। टू गिव फ्री हैंड टू एसएमईज टू ग्रो सो दे कैन बिकम बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। तो ये मॉडल का बस याद रख लेना, किसका है? जर्मनी का मॉडल है। और इसमें क्या है कि जो एसएमईज को फ्री हैंड दे दिया जाता है ताकि वो ग्रो कर सकें, और एसएमईज अगर ग्रो कर गए, एमएसएमईज अगर ग्रो कर गए, तो आपकी इकोनॉमी का ऑब्वियस सी बात है बैकबोन बन जाएंगे, क्योंकि ये लार्जेस्ट इंप्लॉयमेंट जनरेटर होते हैं, उसके बाद इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आपका ग्रोथ करेगा, है ना। तो फिर इसके कारण आपके जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो भी बढ़ेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो देख लो कैसे चीज़ें रिलेट करनी है। फिर देखो चैप्टर 7 में इंडस्ट्री, ऑल अबाउट बिजनेस रिफॉर्म्स। सो ग्रोथ इन आईआईपी। तो
तो आईआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इसमें ग्रोथ देखने को मिला है। रिलीज कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, बाई एनएसओ, है ना, एनएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब इसका जो बेसिक्स है ना आपको कर लेना है, स्टैटिक जो पार्ट है कर लेना है कि कितने मंथ में रिलीज करता है, कौन रिलीज करता है, ये तो आपको पता लग ही गया। अब ये आपका इंक्रीज देखने को मिला है। अब देखो ये ग्राफ से आप समझ सकते हो कि कोविड के टाइम पे -8.4 पहुंच गया था। उसके बाद आपको ड्यू टू बेस इफेक्ट मैंने बता दिया 11.4%। तो ये क्योंकि बेस इफेक्ट है यहाँ पे, एकदम से माइनस से थोड़ा सा भी आपका बढ़ता है तो परसेंटेज टर्म में बहुत ज़्यादा उसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फिर 5.2%, फिर 5.2%, 5.9%। तो यहाँ पे आपको देखने को ग्रोथ देखने को मिला, 5.2 से 5.9 हो गया। समझ आ रहा है? तो जो आपका इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ये आपका बढ़ा है। फिर देखो सर्विसेज में न्यू चैलेंजेस फॉर द वर्ल्ड ओल्ड वॉर हॉर्स, ये चैप्टर 8 है आपका इकोनॉमिक सर्वे का। तो इसमें जो की टेक अवेज है वो मैं बता देता हूँ आपको। सो सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू टोटल GVA gross value addition has risen from 50.6% to 55.3%। तो जो सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन है टोटल GVA में ये भी बढ़ चुका है। तो 50.6% था आपके फाइनेंशियल ईयर 14 में, जो कि बढ़ के अभी कितना हो गया 55.3% फाइनेंशियल ईयर 2025 में, बट नॉट ग्रेटली रिजल्टिंग इनटू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो पता है कि सर्विस सेक्टर में आपके ज़्यादातर स्किल्ड लेबर चाहिए होती है और इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन स्किल्ड नहीं है। तो उसको इसीलिए तो बोल रहे हैं ना कि MSME को प्रमोट करो, क्योंकि MSME में आपके सेमी स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड लेबर भी, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। लेकिन सर्विस में ज़्यादा स्कोप नहीं रहता, सर्विस में आपके स्किल्ड लेबर ही चाहिए होते हैं। हालांकि गवर्नमेंट अब स्केलिंग पे भी फोकस कर रही है। सो एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ सर्विस सेक्टर क्या रहा है आपका? 8% प्री पैंडेमिक ईयर्स और 8.3% पोस्ट पैंडेमिक ईयर्स। तो आप देख सकते हो सर्विस सेक्टर काफ़ी इंक्रीज किया। लेकिन इसमें आपको देखना है कि जो आपका कॉन्टैक्ट वाला है वो उतना अच्छा इंप्रूवमेंट शो नहीं किया है। खासकर जो होटल टूरिज्म सेक्टर जो होते हैं ये सब अभी भी उतने पहले जैसा रिकवर नहीं कर पाए। तो ये चीज़ भी याद रखना। फिर इंडिया शेयर इन ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट 4.3% शेयर है हमारे पूरे ग्लोबल का, रैंकिंग 7th वर्ल्ड वाइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहले हमारा अराउंड 2.3% के था, अब ये आपका 4.3% हो गया। फिर देखो चैप्टर 9 में एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट सेक्टर ऑफ द फ्यूचर। तो एग्रीकल्चर तो हमेशा से ही आपके प्रायोरिटी सेक्टर रहा है। सो इट शोज डिक्लाइन इन शेयर ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। ठीक है, तो देखो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्या होता है? जैसे जो आपके गांव के किसान होते हैं जमींदार से, बड़े बड़े जमींदार से ले लेते हैं, है ना, मतलब एक प्रॉपर कोई सी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं लेते हैं। तो इसके वजह से आपके बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो वो इश्यूज मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, वो इश्यूज आपके पेपर 2 में आपको रिलेट करना है। तो इसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। क्यों? ड्यू टू दैट फॉर्मलाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर, ड्यू टू प्रमोशन ऑफ दैट रीजनल रूरल बैंकिंग, स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ नाबार्ड। तो इसके वजह से आपके इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में बढ़ोतरी देखने को मिला। मतलब अब किसान ट्रस्ट कर रहे हैं बैंक पे, एंड दे आर ऑल्सो प्रेफरिंग टू टेक लोन फ्रॉम बैंक्स। तो ये देख सकते हो अभी जो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का परसेंटेज कितना है 25% अराउंड, और जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है ये 75% हो गया है। पहले तो ज़्यादातर आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ही इसका ही परसेंटेज ज़्यादा होता था। सो इन रिसेंट ईयर्स एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया हैज़ शोन रोबस्ट ग्रोथ एवरेजिंग 5% एनुअली फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17 to 23, डेमोन्स्ट्रेटिंग रेजिलियंस डिस्पाइट चैलेंजेस। फिर उसके बाद मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेक्टर जो है आपका हॉर्टिकल्चर है। तो ये समझ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेंगे डायरेक्ट आपसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल किसका? हॉर्टिकल्चर का। तो खासकर जो आपके फ्रूट्स वगैरह होते हैं, अब ये क्यों है ये भी आपको पता लग जाएगा यहाँ पे। सो द GVA ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर हैव इम्प्रूव्ड, ये हमने देख लिया, 24.38% से लेके आपके 30.23% हो गया। तो ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि जो आपका GVA है एग्रीकल्चर सेक्टर का ये बढ़ा हुआ है। ठीक, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करा वो है हॉर्टिकल्चर। अब क्यों ऐसा? तो यहाँ पे देख लो, बिकॉज हॉर्टिकल्चर इज अ सनराइज सेक्टर। सनराइज सेक्टर कौन से होते हैं? अ सेक्टर दैट इज जस्ट इन इट्स इन्फेंसी बट शोज प्रॉमिस ऑफ अ रैपिड बूम। मतलब जो अभी अभी शुरू हुआ है, ठीक है, इन्फेंसी स्टेज में अभी, लेकिन इसमें पोटेंशियल दिख रहा है कि ये आगे बहुत ग्रोथ करेगा, बूम करेगा। तो उसको हम बोलते हैं सनराइज सेक्टर, राइट। तो सनराइज सेक्टर में आपके ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल ये सब नहीं आते बिकॉज दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड। तो वाई वी आर कॉलिंग इट सनराइज सेक्टर? बिकॉज हाई ग्रोथ रेट एंड हाई इनोवेशन एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल क्या हो जाता है आपका? फिटनेस, वेलनेस एंड हेल्थ इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, फिशरीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, IT, रिटेल सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये सब क्या आपके सनराइज सेक्टर है। हॉर्टिकल्चर में भी आपको ज़्यादा देखने को क्यों मिला बूम? क्योंकि आपकी इसकी डिमांड बढ़ रही है ना, आपकी जो आपकी टूरिज्म बढ़ रही है, आपकी हॉस्पिटैलिटी वाली जो सेक्टर है वो बढ़ रही है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। फिर फ्रूट्स की डिमांड आपकी मतलब खासकर इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपकी ग्लोबल पैंडेमिक बढ़ रही है, तो लोग आप ज़्यादा अवेयर हो गए न्यूट्रिशन को लेके, विटामिन को लेके, तो फ्रूट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। फ्लावर्स की ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है मार्केट में, तो इसलिए इसका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा है।
तो ये आपको समझ आया एग्रीकल्चर में यहाँ से क्या याद रखना है। सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में इंक्रीज देखने को मिला है। आपके जो जीवीए में आपका एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है फ्रॉम 24.38% टू 30.23% इन फाइनेंशियल ईयर 23। और उसका सनराइज सेक्टर आपके क्या क्या होते हैं ये चीज़ पूछ लेंगे, डायरेक्ट आपको याद रखना है। फिर देखो लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैप्टर 10 क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट एडेप्टेशन मैटर्स। तो इसमें क्या है, कौन प्रिपेयर करता है आपके ये अपडेटेड एनडीसीज। तो इसमें हम क्या कंसिडर करते हैं, अपडेटेड एनडीसी जो हमारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है एंड इंडियाज़ परफॉर्मेंस क्या है, एंड ऑल्सो मिशन लाइफ। तो मिशन लाइफ के बारे में यार अच्छे से पढ़ लेना, इस बार के आपके इंडिया ईयर रिव्यू और इंडिया ईयर बुक में ही मेंशन है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। फिर चैप्टर 11 आपका है सोशल सेक्टर स्टैंडिंग रीच एंड ड्राइविंग एम्पावरमेंट, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं निकला आपके। फिर चैप्टर 12 था आपका एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट एग्जिस्टेंशियल प्रायोरिटीज, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, ये देख लो आप। इंडिया लेबर मार्केट इंडिकेटर हैव इम्प्रूव्ड विद अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइनिंग। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको डिक्लाइन देखने को मिला है 6% से लेके 6% से 3.2% 2023-2024 में, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपके कम हुआ है। तो इस चैप्टर से बस यही इंपॉर्टेंट की टेकअवेज था। और चैप्टर 3 आपका लेबर इन दी एआई एरा क्राइसिस और कैटलिस्ट। अब देखो ये जो चैप्टर 13 है ना, यहाँ से पेपर 2 के लिए बहुत अच्छा टॉपिक बनेगा, तो आप पेपर 2 के लिए अलग से तैयार कर लेना। चैप्टर 13 चाहो तो आप एक बार पढ़ भी लेना, मैं रिकमेंड करूंगा ये, क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे पिछली बार आपके सीएपीएफ में केयर इकोनॉमी से एक सवाल था, तो केयर इकोनॉमी ना डायरेक्टली आपके इकोनॉमिक सर्वे में ही मेंशन था। तो आपको लगता होगा कि कहाँ से पूछ रहा है एकदम यूपीएससी आपके क्वेश्चन। इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से ना आपके हर बार पेपर 2 में 1-2 टॉपिक आपको देखने को मिल जाते हैं, या तो ऐसे में देखने को मिल जाएगा या आर्गूमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो एक तो ये आप तैयार कर लेना। बाकी इस बार पेपर 2 के लिए आपको हमारे चैनल पे देख ही रहे हो, अचीव सीएपीएफ पे ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड आपको करवा दिया गया है, ठीक है। रोल ऑफ आपके टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न डे वॉरफेयर, इसके बारे में आपके करा दिया गया। ड्रोन्स वगैरह इनका क्या रोल है आपके मॉडर्न डे वॉरफेयर में, तो ये सब ऑलरेडी करा दिया गया, आप अच्छे से कर लेना। इंडस वाटर ट्रीटी कर लेना। तो ये सब इस बार के कुछ हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, ये आप छोड़ के जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हो अगर आप एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाह रहे हो। तो इसी के साथ हमारा इकोनॉमिक सर्वे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश किया काफ़ी कंसाइज, काफ़ी आपको ब्रीफली टू द पॉइंट चीज़ें बताने की। तो जो भी जैसा भी लगा होगा आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके ज़रूर बताना। काफ़ी मेहनत लगती है सब वीडियो बनाने में, ये सब कंटेंट तैयार करने में। तो आपके लिए बस आपका काम इतना ही है कि आप इसको अप्रिशिएट करो, है ना, थ्रू योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर करो, ताकि हमारी रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो ये मत सोचना कि हमारी कंपटीशन बढ़ जाएगी, कंपटीशन नहीं बढ़ती है ना। अगर इसको बोलते हैं म्यूचुअल ग्रोथ। अगर आप दूसरे का भला करोगे तो आपका ही भला होगा। तो इस फिलॉसफी के साथ आप आगे बढ़ो और इस बार सीएपीएफ में फोड़ के आओ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई एंड और अचीव सीएपीएफ टीम। जय हिंद।